राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत जेबी में महाजन डिग्री कॉलेज चौरी चौरा गोरखपुर में युवा संवाद इंडिया का हुआ आयोजन। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर के चौरी चौरा तहसील क्षेत्र के युवा कार्यक्रम में वन खेल मंत्रालय के निर्देश के क्रम के अनुसार जेबी महाजन डिग्री कॉलेज चौरी चौरा के सभागार में एक युवा संवाद इंडिया कार्यक्रम भारत के पंचप्रण एक युवा परिचय के तहत संवाद कार्यक्रम रखा गया, जिसके मुख्य अतिथि चौरी चौरा के उपजिलाधिकारी शिवम सिंह रहे, जिन्होंने बच्चों को गोष्ठी के माध्यम से विशेष जानकारी दिया। वहीं बच्चों से संवाद कार्यक्रम भी किया। बताते चलें कि प्राचार्य प्रोफेसर मधुप कुमार ने अपने उद्बोधन में विकसित भारत की दिशा में अग्रसर होने की दिशाओं का विशेष रूप से उल्लेख किया। गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर का उदाहरण देते हुए उन्होंने युवाओं को उनके विचारों से जोड़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर निमिषा सिंह ने किया। वहीं कार्यक्रम अधिकारी श्री नरेंद्र कुशवाहा ने सभी आगंतुकों के प्रति आभार ज्ञापित किया। कार्यक्रम में प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष राम प्रवेश जायसवाल के अलावा इस अवसर पर मनोज कुमार सिंह, आशुतोष तिवारी, श्री विष्णु गणेश दत्त शुक्ला, अनूप कुमार गुप्ता, सुनील सिंह, चंद्रभान सिंह, हेमंत कुमार वर्मा सहित महाविद्यालय के छात्र छात्रा उपस्थित रही। आपको बताते चलें कि आप स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हैं कि क्या कहते हैं संवाद के समय उपजिलाधिकारी चौरी चौरा शिवम सिंह तथा विद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर मधुप कुमार जी। तो यही है कि आपका जो भी गोल हो उसमें पढ़ते रहिए। बेसिक सिस्टम रखना जरूरी है। कोई भी एग्जाम हो, चाहे मेडिकल का हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का हो, किसी भी चीज का हो, बेसिक सिस्टम। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन में बोलते हैं कि एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी जरूरी होने का मतलब ये है कि आपका बेसिक सिस्टम बहुत होना चाहिए। आपका अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आते नहीं भी पढ़ाए तब भी आप उसको लिख सकते हो अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि मेंस एग्जाम में 20-20 क्वेश्चन हर पेपर में आता है, सुबह और शाम को 3-3 घंटे लिखना होता है। तब आप पेपर ही पूरा कर ले उतना ही बहुत है। दिमाग चलाना तो दूर की बात है। तो आपको आंसर लिखना है और मान लीजिए आपको नहीं पढ़ा होता है तब आपका बेसिक्स हेल्प करता है। कोई भी चीज को कनेक्ट करने के लिए, डॉट्स कनेक्ट करने के लिए, किसी की हिस्ट्री या उसका आगे होने वाला क्या परिणाम होगा उसको कनेक्ट करने के लिए हर सब्जेक्ट का बेसिक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और ये तो नहीं एग्जाम की बात, बट जनरली अगर मैं बात करूँ कि बहुत सारा समय ऐसा भी होता था कि जब पूरे दिन में पढ़ाई नहीं हो पाती थी, लगता था कि यार कुछ नहीं हो पाएगा। मैं 7 महीने दिल्ली में था, तो दिल्ली का माहौल भी ऐसा है कि लाइब्रेरी में मैं जाता था। आई थिंक सुबह मेरी क्लास होती थी 8:30 से 11:30, उसके बाद में लाइब्रेरी चला जाता था। तो लाइब्रेरी से मैं निकलता था रात को 10 बजे, लेकिन शाम को नाश्ता करता था कुछ, और रात को 10 बजे लाइब्रेरी से निकल के वापस से घर में जाता था। लेकिन टेंशन हमेशा बढ़ी रहती थी कि बेरोजगारी कैसे दूर होगी, जबकि उतनी लंबी नहीं थी, लेकिन फिर भी एक लगता है कि जल्दी से जल्दी नौकरी करें। और फिर उसके बाद सुबह उठते ही फिर से वही टेंशन बहुत रहेगी। बट ये कि आपको डिसिप्लिन ज़्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू मोटिवेशन। मुझे लगता है मोटिवेशन बड़ी चीज़ नहीं है, डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज़ है। डिसिप्लिन में आप अगर पढ़ाई करेंगे कभी कभी ऐसा लगेगा नहीं पढ़ने का मन है, लेकिन ये आपका मन कह रहा है, आपकी आत्मा चाहती है पढ़ना, लेकिन ये आपका मन कह रहा है कि मत पढ़ो। लेकिन अगर आप अपने मन को आप बेवकूफ बना सकते हो। अगर आपका मन कह रहा है कि नहीं पढ़ो, उठ जाओ, लेकिन आप 20 मिनट और पढ़ लीजिए, तब आपका मन कहेगा यार ये तो उठी ना तो पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, तो मन आपका हमेशा विपरीत जाएगा, हर चीज के अगेंस्ट में आपका मन जाएगा। तो आई थिंक जिसने मन को काबू कर लिया, हम लोग तो नहीं कर सकते, वो बहुत बड़े परमात्मा होते हैं जो अपने मन को काबू कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं। अगर आपने 50% भी कर लिया तो कोई भी एग्जाम बड़ा नहीं है। कोई भी एग्जाम, मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि कोई भी एग्जाम बड़ा नहीं है अगर आप अपने मन को कंट्रोल कर लें और एक निर्धारित समय। ये सब बोलना कि मैं 1 से 2 बजे तक ये पढ़ूंगा, 2 से 3 तक ये पढ़ूंगा, इससे बेहतर है कि आप ये कर लें कि मैं 1 हफ्ते में ये पढ़ूंगा। ये सब डेली वाले टारगेट्स कभी फुलफिल नहीं होते हैं, और एक भी टारगेट अगर हमारा फुलफिल नहीं होगा तो वो डिप्रेशन आने लगता है कि यार मैंने कल इतना पढ़ने को बोला था वो नहीं हो पाया। तो इससे बेटर है कि आप हफ्ते का टारगेट या 3-4 दिन के टारगेट अचीव करें। और अभी कौन सी होती है फर्स्ट ईयर 3 साल का होता है ना। तो आई थिंक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तो यार मजे करने का समय होता है, बाकी फाइनल ईयर में ही पढ़ता है। फाइनल ईयर में पढ़ता है क्योंकि मैं भी जब फाइनल ईयर में था तो मैं 3rd ईयर से हिस्ट्री और उसकी पढ़ने लगा था कॉलेज में। अब फाइनल ईयर में जो कंपनीज आए, मेरा ब्रांच मैकेनिकल में था, अब कंपनीज का मेरा रिटर्निंग नहीं क्लियर होता था क्योंकि मैं जब आगे आ जाओ
डिस्ट्रैक्शन कैसा है सब फोन वाला डिस्ट्रैक्शन? उसी समय बहुत अधिक काम याद आ जाते हैं, मुझे अब ये करना है, मुझे इसकी तैयारी करना है, पढ़ते ही टाइम एक बार मेरा उस पर ध्यान नहीं रहता है, ध्यान पढ़ने का मन करता है लेकिन दिमाग मैं वही बोल रहा हूँ ना, आपका मन काबू में नहीं है, हाँ सही ठीक है ना? वो बहुत जरूरी है और वो एक दिन में नहीं आएगा। अगर आप सुनोगे कि आज मैं सुन के जा रहा हूँ और आज मेरा मन लगने लगेगा, ये नहीं होगा। मतलब शुरू में मैं आपकी बात करूँ कि तैयारी के पहले मैं आई थिंक दिन भर मेरा क्लास में ऐसा फेसबुक ऑन रहता था, मुझे कुछ ना कुछ मैं करता था। फेसबुक बहुत फेमस, आपको फेमस नहीं है। तो फिर मैं जब तैयारी करने लगा तो उससे ही दिमाग में बहुत रहता था यार देख लेते हैं कुछ कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपको इन सब से दूर जाना पड़ेगा। बिल्कुल अनइंस्टॉल को मतलब मैंने व्हाट्सएप 2 साल नहीं चलाया लगातार, तो 2 साल के बाद जब मैंने व्हाट्सएप चलाया तो बहुत सारे फीचर बदल चुके थे, तो वो बदलेंगे, तो वो रिजल्ट के बाद चलाया पड़ेगा। तो आपको त्याग करना पड़ेगा और त्याग ये सब बहुत छोटा चीज है। त्याग करना लोग त्याग करते हैं कि अपनी जमीन गिरवी रख देते हैं, वो होता है बड़ा त्याग। हमें तो साला खाली फोन को दूर रखना है, वो तो बहुत छोटी चीज है। आप इसको सोचिए कि इसको करने के बाद आपको मिल क्या सकता है, नहीं तो फिर आप फिर हमेशा फोन और उसी में लगे रहेंगे और एक टाइम के बाद ऐसा समय आ जाएगा कि फिर तैयारी करने का समय नहीं होगा। ये भी आंसर मैं कर चुका हूँ कि मोटिवेशन से बड़ा डिसिप्लिन होता है। मतलब ये सारी चीजें मैंने एक्सपीरियंस किसने मुझे पता ही नहीं क्या होता है, ठीक है। मोटिवेशन से बड़ा डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पर अप्लाई कैसे करते हैं। अप्लाई ऐसे कि 2 दिन आपको लग रहा है कि बहुत बढ़िया सब कुछ बढ़िया चीज है, तीसरे दिन आप उठोगे उठते ही लगेगा कि नहीं पढ़ना, ठीक है। लेकिन अब आपको अपने मन को बेवकूफ बनाना, आपको बैठना है। आपकी एफिशिएंसी जो 2 दिन 80% थी वो अगले दिन हो सकता है 40% हो, 20% हो, 30%, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपने 10 फंडामेंटल लाइट पढ़े, 2 तो आपको याद रहेगा, बजाय इसके कि आप बंद करके खेलने चले जाओ। उसमें क्या होगा, आपका पूरा समय तो किल हो गया, कुछ नहीं समझ में आया, जो 1-2% पढ़ना था वो भी गया है। उसके बाद जब आप खेल के वापस आओगे तो जो एक डिप्रेशन होगा वो बहुत ही अलग लेवल का डिप्रेशन होगा कि आपने समय भी खराब कर दिया, आपको पढ़ना चाहिए था, गिल्ट फील होगा। वो गिल्ट और रिमोट आपका मन करेगा हटो, लेकिन आप कह दो मन को आपने कह दो तुम हटो, ठीक है, मैं पढ़ूंगा। एक जिद्दी बनना जरूरी है। सर आप सिविल सेवा का मतलब ये सर, तो उसमें आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैकेनिकल है, तो मेरे को मैकेनिकल लेना चाहिए था, बट मैंने एंथ्रोपोलॉजी लिया। एंथ्रोपोलॉजी किसको पता है कौन सा सब्जेक्ट है? एंथ्रोपोलॉजी पता है कौन सा सब्जेक्ट होता है? एंथ्रो एक ग्रीक का जर्मन टर्म है, क्लियर नहीं है। एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन, ठीक है, और लॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन। तो एंथ्रोपोलॉजी इज स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, कि मतलब इंसान कैसे एक हम लोग अगर नॉर्मल लेवल लैंग्वेज में बोले कि इंसान पहले बंदर था, बंदर से इंसान बन गया, तो वो पूरा जो इवोल्यूशन होता है उसका फिजिकल इवोल्यूशन, मेंटल इवोल्यूशन, साइकोलॉजिकल, कल्चरल, ठीक है, फंक्शनल, उसमें मैरिज सेरेमनीज एक्सेट्रा, ये सारी चीजें जो हम पढ़ते हैं इवॉल्व कैसे होता है, उस पूरे सब्जेक्ट को मैं एंथ्रोपोलॉजी, यही मेरा ऑप्शन है। तो यार मैं अगर सच बता दूंगा तो बोलोगे कि मैं सच बताऊंगा। जब दिल्ली में था 8 महीने, तो मैं जब जगता था तब पढ़ता था। अब घंटे नहीं करना, बट मैं जब जगता था पढ़ता था। इंसान को लाइफ में एक बार जरूर करनी है, ठीक है ना, एक बार जरूर करनी है। चाहे आपको हो सकता है कोई 12वीं के बाद कर ले तो IIT बॉम्बे पहुंच जाए और उसको बहुत अच्छी नौकरी लग जाए, कोई ग्रेजुएशन के बाद तैयारी कर ले तो वो IAS बन जाए। एक बार आपको जरूर नहीं करोगे तो फिर जिंदगी भर करा जाएगा, ठीक है। कोई मतलब ये ना चाहे कि कोई सिविल सेवा में जाना चाहे तो अगर कोई मना करे क्या कर सकता है इंसान? मना कौन करेगा? परिवार में तो सरकारी नौकरी हो जाती है, जानते नहीं है ना, कहते हैं कि इसमें नहीं जाना चाहिए, इसमें नहीं जाना चाहिए, मना करते हैं कि यहाँ जाने पे डर लगता है, यहाँ पर लड़की हो तुमको नहीं जाना चाहिए, ये करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ये बात कैसे दूर होगी, हम ये सोचते हैं।
ये करता है कि आप ना बहुत ही बेसिक बातें जो पढ़ाई के लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं, लक्ष्य प्राप्ति के लिए, जो आपने संवाद स्थापित किया और आप सभी ने देखा कि बहुत ही बेसिक बातें जो होती हैं कि आपके अंदर पढ़ाई की जिद होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए और जो आजकल की सबसे बड़ी बीमारी है फोन, उससे आपको दूर होना चाहिए, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आप उनकी पीरियड की परीक्षाएं भी होनी है, सर के पास समय भी कम है। बस मैं अपने पूरे महाविद्यालय की ओर से सर से एक निवेदन करना चाहूंगी कि सर अभी मोबाइल पे व्यस्त है ये सर हमारे कॉलेज के सामने कोई ब्रेकर ना होने से बच्चे भी आते हैं तो थोड़ा एक्सीडेंट वगैरह कॉलेज के गेट पे, तो अगर एक ब्रेकर बन जाए आपकी तरफ से तो बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कार्यक्रम के बीच हमारे प्रबंध समिति के सदस्य माननीय श्री रामचंद्र जायसवाल जी आए हैं। मैं आपका स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। आप सभी तालियां बजाकर सर का स्वागत करेंगे। और मैं प्राचार्य सर से निवेदन करूंगी, जगह हो तो जो खड़े हैं कृपया बैठ जाएं। जगह हो तो बैठ जाइए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और यूपीपीसीएस के टॉपर हमारे चौरी चौरा के उप जिला अधिकारी श्री शीलेंद्र सिंह जी, हमारे खेल अध्यापक जिनकी निगरानी में इस महाविद्यालय के खेल संबंधी कार्यों का पुनर्नवीकरण हो रहा है, तो हमारे खेल अध्यापक, यद्यपि खेल शिक्षक का पद नहीं है यहाँ पर, फिर भी नरेंद्र जी को वह जिम्मेवारी दी गई और आप आपकी सहायता से इस मोर्चे को संभाले। मैडम ने कहा कम शब्द में कहना होगा तो मैं यही कहूँगा, उनके आय से जो आज आय है मुंह पे रौनक, उनके आय से जो आज आय है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। मित्रों, दो पार्ट हो सकते हैं। पहली बात मैं उसी पर केंद्रित कर रहा हूं। हमारे एसडीएम साहब जिस रूप में इन्होंने बातें रखी, उसमें किसी तरह के गुब्बारे की कोई जरूरत नहीं। गुब्बारा मतलब अनावश्यक हवा, बिल्कुल टू दी पॉइंट और बिल्कुल कार्यशैली। एक प्लानिंग फॉर एक्शन प्लान होता है ना, उस एक्शन प्लान के तहत, बल्कि जिस तरह की तत्परता दिखाई दे रही है वो एक्शन प्लान नहीं, उसमें सभी प्लान हटा दीजिए, सिर्फ एक्शन कर। दूसरी चीज कि जिस सावधानी से आपने बातें रखी वह यह दिखाता है कि एक एसडीएम में जिन समस्याओं को अपने जीवन में वो फेस करता है, कमोबेश हर छात्र विभिन्न परिस्थिति में उन्हीं समस्याओं को फेस करता है। लेकिन अंतर क्या है? अंतर वही है आत्मनियंत्रण और सुस्पष्ट ढंग से प्रतिबद्धता, कमिटमेंट। और यही वो चीज है जो युवाओं को चाहिए। इनका जो मॉक इंटरव्यू था, कुछ बातें इन्होंने कही नहीं,
60 मॉक इंटरव्यू इन्होंने दिए हैं इस परीक्षा के। यदि मैं सही हूं और डाटा कलेक्ट किया हूं 57 से 60। अच्छा, मॉक टेस्ट, वही मॉक टेस्ट, मॉक इंटरव्यू, तो मॉक टेस्ट की बात है। तो ये 60 मॉक टेस्ट की परीक्षाएं, अब आप समझ सकते हैं कि कैसे परीक्षा के लिए तैयार होना, परीक्षा का फोबिया समाप्त करना। दूसरी बात कि जिस विश्वास से इनसे प्रश्न किया गया कि एंथ्रोपोलॉजी, आपने मैकेनिकल साइंस के आप विद्यार्थी हैं, आपने उस विषय को क्यों, किसी बच्ची ने ये प्रश्न किया, बिल्कुल स्पष्ट रूप में इन्होंने कहा कि एंथ्रोपोलॉजी 4 माह का सिलेबस है और मैं एंथ्रोपोलॉजी को 4 माह में पूरा कर सकता। काउंटर क्वेश्चन था कि तब मैकेनिकल आपकी जो इंजीनियरिंग के विषय है उसको तो इन्होंने कहा 7 से। फिर प्रश्न है कि क्या ये इंडिविजुअल डिफरेंस है, तो इन्होंने कहा कि हाँ इंडिविजुअल डिफरेंस तो होता है, लेकिन हर व्यक्ति को यदि उचित वातावरण मिले और उसमें संकल्प हो तो वो 4 माह में एंथ्रोपोलॉजी का जो कोर्स है उसको पढ़ सकता है और पढ़कर परीक्षा दे सकता है। ये कहना और कहने के साथ ही उसको सिद्ध करना जरूरी नहीं है। गांधी जी यही तो कहते थे। इसलिए मुझे लगा कि इस चौरी चौरा जैसे जगह पर आप एक आइकन, यूथ आइकन जिसको कहते हैं, जिस यूथ आइकन को तलाश है हमारे बच्चों को, महाविद्यालय को, और शायद ऐसे आइकनों की ये जो देश को तलाश है, वह उसकी छवि दिखाई पड़ी और आपने हमारा मान रखा। आप आए और सबसे बड़ी प्रसन्नता तो यह हुई कि हमारी छात्राओं ने चाहे प्रश्न जैसे हो, प्रश्न करने का साहस किया और ये बता रहा है कि भारतवर्ष बदल रहा है। मुझे याद है एसडीएम साहब तो बहुत बड़ी चीज थी, लाल टोपी दिखाई देती थी तो हम लोग बचपन में भाग जाते थे। और आज यह नागरिकता, सेंस ऑफ सिटीजनशिप जिसको कहते हैं, ये सेंस ऑफ सिटीजनशिप इतना विकसित हो गया है, लेकिन इसके विकास के पीछे उस अधिकारी की भावना देखिए कि जो बिल्कुल नए, अत्यंत पिछड़े क्षेत्र के कुछ कायदे से यूपीएससी कहिए तो उस एब्रिविएशन को भी पूरा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं ज्यादातर बच्चे, लेकिन उनकी आकांक्षाओं को जितना सम्मान दिया शायद वही ये भारत का और इस संवाद का सम्मान है। वास्तव में ये संवाद था और आपने इसको संवाद का ही रूप दे दिया। बातें कई तरह की होंगी, अंततः इस 5 संकल्पों के विषय में एक बात होगा बस। और ये बात सिर्फ छात्रों छात्राओं के लिए ही नहीं है। हम तब आज राष्ट्रीय सेवा योजना के सौजन्य से जो युवा संवाद कार्यक्रम रहा है, तो इसके तहत आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इसका मूल उद्देश्य क्या रहा है? इसका मूल उद्देश्य वही है जो प्रधानमंत्री ने 2022 में 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और विकसित राष्ट्र बनेगा तो निश्चित रूप से आज के जो युवा हैं, बच्चे हैं, उन्हीं के कंधों पर यह दायित्व है। इसके लिए उन्होंने 5 प्रण की बात की, जिसमें विकसित राष्ट्र बनाना, नागरिकता विकसित करना, एकता, विरासत पर गर्व और गुलामी के चिन्हों से मुक्ति की बात कही। तो जब तक हमारे युवा आत्मनिर्भर नहीं होंगे, जब तक इनको रोजगार नहीं मिलेगा और इनके भीतर स्वतंत्रता का बोध नहीं आएगा,
इनके भीतर राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की भावना, सामाजिक दायित्व को नहीं समझेंगे, तब तक उस लक्ष्य को नहीं पाया जा सकता। इसलिए ऐसा समझकर हमने एक सफल और सक्रिय यहाँ के अधिकारी को आमंत्रित किया और उनसे हमारे छात्र छात्राओं ने बेहतर ढंग से संवाद किया और प्रेरणा ग्रहण।